Gold, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सेट 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है pKa ऑफ वीक एसिड Ha एंड pKb ऑफ वीक बेस BOH आर 3.2 एंड 3.4 respectively. The pH of salt AB solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स जो ये वीक एसिड एंड वीक बेस से बनने वाला जो सॉल्ट है, तो उसके सोल्यूशन का पीएच आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पे सिंपल आप फार्मूला लिख दीजिए और आपको ये फार्मूला पता है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो सोल्यूशन हम लोग इसका करें तो फार्मूला लिख दें। अगर हम इसमें क्या फार्मूला होगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो यहाँ पे हो जाएगा pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये क्या है, ये हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के वीक एसिड एंड वीक बेस का फार्मूला है। किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, ये वीक एसिड एंड वीक बेस का जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इससे बनने वाला जो सॉल्ट है AB, कैसे रिएक्शन क्या है कि Ha हमारा वीक एसिड है और BOH हमारा वीक बेस है। तो सॉल्ट यहां पर बन जाएगा AB, बल्कि यहां पर देखिए H प्लस A माइनस है और B प्लस O माइनस है, तो इसको लिखने का सही तरीका होगा BA। बट क्वेश्चन में इन्होंने AB लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लिखना चाहिए BA, क्योंकि आपको पता है किसी भी सॉल्ट में सबसे पहले कैटायन को लिखते हैं, आफ्टर देन एनायन को लिखते हैं। तो कैटायन इज B प्लस। कैसे, बेस से हमेशा कैटायन आता है और एसिड से हमेशा एनायन आता है, तो होना चाहिए BA प्लस H2O। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन होगा BA सॉल्ट का, उसका पीएच, तो उसके पीएच का फार्मूला ये है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। pKw की वैल्यू आपको पता 14 होती है, प्लस pKa कितना है यहाँ पर 3.2 है, 3.2 गिवन है आपको, एंड माइनस pKb ये 3.4 गिवन है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 14 3.2 माइनस 3.4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 0.2, एंड 14 में से माइनस 0.2 कर लेंगे तो 13.8, एंड 13.8 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 6.9। तो ये हो जाएगा इसका पीएच। किसका पीएच, वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच होगा 6.9। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ग्रेटर कोगुलेशन पावर टुवर्ड्स अ नेगेटिव कोलाइड। तो यहां पर क्या लगेगा, हार्डे एंड शुल्जे रूल लगेगा। आपको पता हार्डे एंड शुल्जे रूल के अकॉर्डिंग, हार्डे एंड शुल्जे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी कोगुलेटिंग आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है, कोगुलेटिंग आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोर द वैलेंसी मोर द कोगुलेटिंग पावर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मोर द वैलेंसी more the valency more the coagulating power, ये हो जाएगा। अब यहां पे हमें किसकी वैलेंसी देखनी है वो देखिए। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि पावर टुवर्ड्स अ नेगेटिव कोलाइड, यानी नेगेटिव कोलाइड को हमें क्या करना है, कोगुलेट करना है। तो नेगेटिव कोलाइड को अगर हमें कोगुलेट करना होगा, नेगेटिवली चार्ज को, तो हमें पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए होगा। यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज को क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, कोगुलेट कर लेगा। तो हमें यहाँ जो वैलेंसी देखनी होगी वो किसकी देखनी होगी, पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि नेगेटिवली कोलाइड्स के लिए बात कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी देखिए ज्यादा कहां पर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन है, जिंक। जिंक पर चार्ज कितना है, +2। यहाँ पर कौन है, सोडियम, और सोडियम पे कितना चार्ज है, +1। AlCl3, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, +3। एंड यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो K+ है। तो देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन कहां पे दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम आयन पर।
तो ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, कोगुलेट करेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइड को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर भी होगा 3 होगा। समझ में आ गया आपको ये वाला आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है 2 हाफ सेल्स हैव रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट एंड सेकेंड है -0.13 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अ गैल्वेनिक सेल इज मेड फ्रॉम दीज 2 हाफ सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले हम लोग ये बात समझ लें एक चीज कि जब यहां पर ये बात कर रहा है गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल का मतलब हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है कि एग्जांपल हम लें, मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ये कंटेनर एंड सेकंड ये कंटेनर, इसमें एक ये इलेक्ट्रोड डिप है और दूसरा ये इलेक्ट्रोड डिप है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया गैल्वेनोमीटर से। ये तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जिसका आप इलेक्ट्रोड लोगे उसी का इलेक्ट्रोलाइट लोगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे हम लोग जिंक और कॉपर का ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल यहाँ बना रहे हैं। तो जिंक और कॉपर में कौन एनोड होगा, तो आपको पता है जिसका SREP की वैल्यू कम है वो एक्ट एज एनोड, और जिसके SREP की वैल्यू ज्यादा है वो एक्ट एज कैथोड। ये बात आपको पता है। तो लोअर द SREP का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लोअर द SREP वैल्यू acts as anode, whereas higher the SREP value acts as cathode। ठीक, यानी जिसके SREP वैल्यू कम है वो एनोड की तरह काम करता है और जिसके SREP की वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड की तरह काम करती है। क्लियर। तो जिंक और कॉपर में आपको पता है कि जो E0 Zn+2/Zn यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये लेसर देन है E0 Cu+2/Cu। ये वैल्यू पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। तो ऑफ कोर्स कॉपर का जो SREP है वो जिंक से ज्यादा होता है। ये बात आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखी है। ठीक, तो कॉपर यहाँ कैथोड की तरह काम करेगा और जिंक यहाँ पर एनोड की तरह काम करेगा। तो ये लिया हमने, मान लीजिए जिंक की रॉड ली, तो ये जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, जिंक के ही सॉल्ट का होगा। मान लीजिए जिंक सल्फेट ले लिया। और ये अगर कॉपर की हमने रॉड ली है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का, इसी के सोल्यूशन का होता है। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो जिंक की रॉड है तो Zn ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn+2 एंड +2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे। तो ये जो Zn+2 है वो तो सोल्यूशन में आ जाएंगे और रॉड पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। वो क्या है, निगेटिवली चार्ज। कौन, एनोड। तो इन गैल्वेनिक सेल जो एनोड है एक्ट्स एज एनोड चार्ज ऑन एनोड, बल्कि चार्ज ऑन एनोड ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर आएंगे। तो यहां पे जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है, तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है वो एट कैथोड पर कॉपर आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और लेकर ये क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड बना देगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए कहां पर, सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है वो क्या होगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहां पे रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब चार्ज ऑन कैथोड वो कैसा होगा, पॉजिटिव। जी ध्यान रखना है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा होता है, क्योंकि वहां पर बाहर से आपके एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करंट आप देते हैं, वो आपको पता है। तो अब देखिए, अब ऑप्शन पढ़िए। क्या दो बातें आपको क्या ध्यान रखनी है कि जिसका SREP की वैल्यू जितनी कम होगी वो एनोड की तरह काम करेगा और जिसकी ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह काम करेगा। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। पढ़िए, पहला बोलता है, तो आप पहले ये देख लीजिए वैल्यू कम कौन सी है, -0.76 वोल्ट एंड -0.13 वोल्ट। ये लोअर वैल्यू है
और ये हायर वैल्यू पता है आपको, ये हायर वैल्यू हो गई। अब ये हायर वैल्यू हुई तो ये किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह, यानी -0.13 वोल्ट जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा और -0.76 वोल्ट जो है वो एनोड की तरह काम करेगा। तो पहला लिखता है इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल -0.76 एक्ट एज कैथोड, ये तो रॉन्ग है, ये तो एनोड की तरह काम करेगा ना। सेकेंड आइए, इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल -0.76 वोल्ट एक्ट एज एनोड, ये परफेक्ट, ये सही है। देख लीजिए आप, जो लोअर एसआरईपी है -0.76 ये एनोड की तरह काम करेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आइए, इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल -0.13 वोल्ट एक्ट एज एनोड, तो आप देखो ये तो कैथोड की तरह काम करेगा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, -0.76 क्या एनोड है, और एनोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, बट इसने बोला क्या पॉजिटिव की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये तो गलत है, यानी स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हुआ, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर आंसर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m ZnSO4। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि एक बीकर है, इसके अंदर एक हमने कॉपर मेटल इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, ये पहले सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है ये, 0.1 m ZnSO4 का, 0.1 m ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर हम ड्रॉप क्या कर रहे हैं, कॉपर जो मेटल है उसको हम इसके अंदर ड्रॉप कर दे रहे हैं, ये कॉपर की मेटल की रॉड हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक, ये कॉपर मेटल की रॉड हमने डाल दी। अब बोलता है कि यहां होगा क्या, तो आपको पता है ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है कि जिसमें यहां पे जो Zn आयन है, क्योंकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यहां जिंक आयन है, क्या जिंक आयन कॉपर के मेटल में कॉपर आयन बना पाएगा क्या, इट मींस जिंक आयन क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेटल के केस में जिसका SREP क्या होता है, ज्यादा होता है, वो अपने से कम SREP वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि जिसका SREP ज्यादा है वो रिड्यूस होगा और जिसका SREP कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे अगर कॉपर की रॉड आपने इसके अंदर ड्रॉप करी है तो कॉपर को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट वो ऑक्सीडाइज क्यों होगा, क्योंकि यहां तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि E0 जो Cu2+/Cu है वो ग्रेटर देन E0 Zn2+/Zn है, ये वैल्यू पॉजिटिव में और ये वैल्यू नेगेटिव में, तो कॉपर का जो SREP है वो जिंक से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे अगर जिंक कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करेगा, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक और कॉपर का अगर आप कंपटीशन कराइए तो यहां पे ऑक्सीडाइज किसको होना चाहिए, जिंक को, क्योंकि जिंक का SREP कम है। तो ओवरऑल यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, समझ में आया, क्योंकि यहां पे कॉपर का जो SREP है वो जिंक के SREP से ज्यादा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा कि कोई भी यहां पे रिएक्शन नहीं होगी। नंबर 12 है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 मोल ऑफ इथाइलेमिन व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू। तो आपको पता है ये जो कंडीशन है ये तो STP की कंडीशन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब आपको ये भी बात पता है कि कोई भी गैसेस सब्सटेंस जिसका मोल 1 है उसका STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस सब्सटेंस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो क्वेश्चन में यहां पर पूछ रखा है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसका कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो पूछा नहीं है, बट आपको जो ऑप्शन है उसमें जो यूनिट दे रखी है वो लीटर दे रखी है, तो लीटर मतलब क्या, वॉल्यूम ही तो पूछा गया है। तो हम इसकी रिएक्शन को करा के देखें और ये पता करें कि नाइट्रोजन गैस यहाँ कितने मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया इथाइलेमीन C2H5NH2, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा दी HNO2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा,
इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH प्लस नाइट्रोजन गैस बनती है एंड प्लस H2O बनता है। देखिए सब बैलेंस है, तो C2H5 तो एज इट इज बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 and 1 2 है, नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे 1 and 1 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हाँ HNO2 और C2H5NH2 तो 3 हाइड्रोजन है 2 1 3, तो यहाँ पर भी देखिए ये 1 और ये 2 3 है, इसका मतलब सब बैलेंस है। अब बैलेंस है तो इसके यहाँ पे स्टैच्यूमेट्री कितनी है 1, यानी ये 1 मोल हो गया, तो नाइट्रोजन गैस भी यहाँ पे ये कितना है 1 मोल है, और 1 मोल नाइट्रोजन गैस इस रिएक्शन में है कब, जब इथाइलअमीन 1 मोल है तो नाइट्रोजन गैस भी 1 मोल है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसेस सब्सटेंस एट एसटीपी ये है 22.4 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो दिस इज द आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ सोडियम मेटल। इसका मतलब आप सोडियम मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो आप जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप एनर्जी देंगे, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको एनर्जी आप देंगे, तो जो एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड करी है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी प्रोवाइड करी है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विद विच इट कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हमने इसको दी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी के थ्रू ही ये फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, शो करेगा। तो इस एनर्जी से हम क्या निकाल लें, वेवलेंथ निकाल लें, तो जो वेवलेंथ है वही इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, जिस कारण से जितना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो कर पाएगा। जैसे फार्मूला पता ही आपको, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, Sc बाई लैम्डा, तो आप सिंपल लैम्डा फाइंड कर लीजिए, यानी लैम्डा यानी वेवलेंथ हो गया, तो Sc बाई ई हो गया। अब यहाँ जो एनर्जी दे रखी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो आप क्या करें, उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, एनर्जी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 ये जूल में कन्वर्ट हो गई। अब ये वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। H क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C क्या, स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी कितनी हो गई 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5.4 इंटू 10 की पावर -7, और ये मीटर में आंसर आया क्योंकि आपने सब MKS वैल्यू को ही यूज किया हुआ है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो आंसर कौन सा हुआ इसमें, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन है कि फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म डाइमर, यानी फिनॉल जो है बेंजीन के साथ जब एसोसिएट कर रहा है तो एक एक्सटेंट तक डाइमर का फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है, और सोल्यूशन कंटेनिंग 2 इंटू 10 की पावर -2 kg ऑफ फिनॉल इन 1 kg ऑफ बेंजीन, यानी कि जो सोल्यूशन के अंदर इतना हमारा फिनॉल और इतना बेंजीन है, तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इसके लिए आपको पता है कि जिसका वेट कम होता है उसको हम लोग सल्यूट कहते हैं। तो फिनॉल का वेट है 2 इंटू 10 की पावर -2 kg और बेंजीन का वेट है 1 kg। इसका मतलब बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया और फिनॉल यहाँ पे सल्यूट हुआ, तो फिनॉल ये सल्यूट हुआ एंड बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। अब वेट ऑफ बेंजीन ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 kg। इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हमें कहीं पर भी सल्यूट का जो वेट चाहिए वो तो ग्राम में ही चाहिए होता है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 3, ये क्या आ जाएगा ग्राम, तो दैट इज 20 ग्राम। तो 20 ग्राम बेंजीन फिनॉल आ गया हमारा। क्लियर? आगे क्या है 1 kg ऑफ बेंजीन, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg रहेगा और हमें हर जगह
सॉल्वेंट का वेट जहां पे भी यूज करना है यहाँ पर वो तो केजी में, तो इसको केजी में रहने देते हैं। आगे हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज्ड बाय, यानी डेल्टा टीएफ आपको डायरेक्ट दे दिया उसने, डिक्रीज्ड बाय, तो डेल्टा टीएफ आपको दे रखा 0.69 केल्विन। तो बोलता है कि परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल, यानी जो फिनॉल ने डाइमर बनाया था, तो वो जो डाइमर बनाया तो उसमें कितना एसोसिएशन हुआ फिनॉल का, उसका परसेंटेज हमको चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर ले, फार्मूला लगा के आई निकाल ले। क्या निकाल ले? आई। जब आई निकल आएगा तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना आसान होगा। तो फार्मूला क्या लगेगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है? आई के एफ मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहां से निकालना क्या? आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 0.69 केल्विन। के एफ कितना गिवन है? 5.12 केल्विन केजी पर मोल। मोलैलिटी कितनी? तो मोलैलिटी का फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, केजी, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? वेट, गिवन वेट कितना था? 20 ग्राम आया था, एंड इसका मोलर मास, तो फिनॉल का मोलर मास कितना आ जाएगा? कार्बन का 12 इंटू 6 यानी 72, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। तो 94 इसका मोलर मास हो गया। तो 20/94 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। तो ये मोलैलिटी हो गई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे तो 20 इंटू 94 ये चला गया। तो आई यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 पॉइंट, यहाँ पे जब हम आई सॉल्व कर रहे हैं तो आई सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.633। तो आई देखिए आ गया 0.633। ये सॉल्व कर लेंगे आप, ये आई आ गया। अब हमें क्या करना है? इसने बोला डाइमर बनना है फिनॉल का, तो चलो हम जनरल ए लिख देते हैं। तो ए जब डाइमर बनाएगा तो ए का होल ट्वाइस बन गया। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन मतलब मोल 1 था, या कंसंट्रेशन आप ले लीजिए, तो ये 0 आपने लिया इनिशियल। लेकिन जब ये डाइमर बना कुछ एक्सटेंट बाद, तो इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हमने मान लिया? अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा/2, और ये कितना कम होगा? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल। तो यहाँ पे ये ले ले हम लोग एबनॉर्मल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, और नॉर्मल कितना होगा? 1 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा/2। ये आई इज इक्वल टू आ गया। इससे क्या निकाल लेंगे? अल्फा। तो आई की वैल्यू आप डाल लीजिए। तो आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0.633, ठीक, माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा/2, ये आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो जब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ -1 किया तो यहाँ भी माइनस अल्फा कर लीजिए, क्योंकि माइनस अल्फा/2 होगा ना, तो इसका जो माइनस आएगा इसका माइनस आके कैंसिल हो जाएगा, और उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 0.733। तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 0.733। ठीक है, 7336 आता है शायद। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए आप। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 0.734 लिख दे रहे हैं इसको, इंटू 100, दैट इज 73.4%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन अल्फा। तो आंसर कौन सा हो रहा है? फर्स्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 1। क्वेश्चन है कि इन द रिएक्शन 4a plus 2b plus 3c gives a4 b2 c3, and what will be the number of mole of product formed starting from 1 mole of a, 0.6 mole of b and 0.72 mole of c। तो आप सिंपल आप समझ गए होंगे क्वेश्चन देख करके कि ये लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन है। पता कैसे चलता है? रिएक्टेंट साइड में 1 और मोर कंपोनेंट्स का क्या दे दिया जाए? अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाए, आइदर इन टर्म ऑफ वेट और मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और व्हाटएवर। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू पता लगाते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, और ये भी पता लगाते हैं कि उन गिवन
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में से विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए 4A + 2B + 3C गिव्स बन गया A4B2C3। अब देखिए अगर हम लोग A के रिस्पेक्ट में बात करें WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू A, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 मोल A से हमें 1 मोल प्रोडक्ट मिल रहा, पूरा ना लिख करके हम केवल प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। तो 1 मोल A से कितना मिलेगा, 1 मोल A से 1/4, क्योंकि 1 मोल A ही तो दिया है ना आपको, तो 1/4 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.25 मोल प्रोडक्ट। चलिए अब आते हैं विद रिस्पेक्ट टू V देखते हैं, तो B से कितना 2 मोल, B से 1 मोल मिलेगा और B कितना गिवन है आपको 0.6 मोल, तो हम डायरेक्ट लिखें कि 2 मोल B है तो 1 मोल प्रोडक्ट होगा, तो 0.6 मोल अगर है B तो कितना प्रोडक्ट होगा, तो 1/2 इंटू 0.6 दैट इज 0.3 मोल प्रोडक्ट यहां से बनेगा। B के रिस्पेक्ट में 0.3 मोल होगा। अब आइए विद रिस्पेक्ट टू C देखें, विद रिस्पेक्ट टू C, तो C के रिस्पेक्ट में 3 मोल C जो है से 1 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहां पे C कितना गिवन है 0.72 मोल, तो 0.72 मोल से कितना होगा 1/3 इंटू 0.72, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.24 मोल आ जाएगा। तो जिससे कम प्रोडक्ट बनेगा वही लिमिटिंग रेजेंट होगा, और जो लिमिटिंग रेजेंट होता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है और साथ में वो पूरी तरह से कंज्यूम होता है। तो आप देखिए सबसे कम प्रोडक्ट किसमें बना है, सी के रिस्पेक्ट में 0.24 मोल, बी के रिस्पेक्ट में 0.3 मोल है जो कि ज़्यादा है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ए देखिए तो 0.25 है, यानी सबसे कम जो आपको दिख रहा है वो 0.24 दिख रहा है, तो प्रोडक्ट भी इतना बनेगा और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये पूरी तरह से कंज्यूम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसने आपसे प्रोडक्ट ही पूछ रखा कितना बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 0.24 मोल। समझ में आ गया ये। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है इन 0.1 m NaCl वुड बी, तो एक यहाँ पर इन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया 0.1 m NaCl वुड बी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि AgCl और NaCl, आपको पता है कि AgCl स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और जो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसी के लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ही डिस्कशन करते हैं, और NaCl कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि Cl माइनस जो NaCl से आ रहा है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर Cl माइनस कॉमन एन इफेक्ट को कॉज करेगा, तो कॉमन एन इफेक्ट के कारण जो AgCl की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो वीक है, अगर उसमें आप वही सब्सटेंस जो स्ट्रांग है वो डाल दीजिए, वही का मतलब हो गया कि जिसमें दो कोई भी आयन कॉमन है वो उसके अंदर डाल देंगे, तो जो स्ट्रांग सब्सटेंस होगा वो वीक सब्सटेंस के डिसोसिएशन को या उसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर देता है ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, और ये ली चैटले प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाता है, ये क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अब देखिए ये इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ले यहाँ पर, तो AgCl आपको पता है कि स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये हुआ Ag प्लस हुआ और ये Cl माइनस हुआ, ठीक है। अब इसका इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी हमने इसकी S ले ली और इसकी भी सॉल्युबिलिटी हमने S ले ली, और Ksp का फार्मूला क्या हो जाएगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन एंड Cl माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब ये AgCl तो खैर ये हो ही गया, अगर NaCl ना देता तो हम सिंपल S स्क्वायर करके Ksp दे रखा है S हम लोग फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पर NaCl भी इसने ले रखा है और NaCl वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, तो 0.1 m अगर NaCl का है कंसंट्रेशन तो इनिशियली तो 0 होगा, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्युबल होगा, तो यानी क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 0.1 m एंड सोडियम आयन का भी कंसंट्रेशन 0.1 m हो जाएगा, और NaCl कितना बचेगा, वो नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, रीजन क्या है उसका, क्योंकि वो कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्युबल है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब क्या करना है, हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी यानी S निकालना है। तो करेंगे क्या, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Ksp की वैल्यू कितनी हो गई,
1.6 इंटू 10 की पावर -10 Ag प्लस का कंसेंट्रेशन, तो यही जो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन है ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। अब Cl माइनस का कंसेंट्रेशन, तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, देखिए जरा एक बात यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो ये S रख दिया आपने और ये हो जाएगा S, और इसका हो जाएगा 0.1 m Cl माइनस, वहां से आ रहा है, ये भी तो ऐड होगा ना। बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर इससे भी Cl माइनस और इससे भी Cl माइनस होगा। तो अब देखो यहां पर ये हो गया कॉमन आयन Ci का मतलब कॉमन आयन। कॉमन आयन के कारण क्या होगा, जो वीक सब्सटेंस है उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, यानी ये Cl माइनस Ag प्लस मिलकर के रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली आएगी। तो वैसे भी AgCl से मिलने वाले Cl माइनस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम था, क्योंकि AgCl स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और NaCl की प्रेजेंस में ये Cl माइनस का कंसंट्रेशन और भी कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि S बहुत ही लेस होगा 0.1 m के कंपैरिजन में। तो S प्लस 0.1 m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0.1। समझ में आ गया। तो हम यहां पे हम क्या रख देंगे, 0.1 रख देंगे। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -10, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन ये 0.1 ही रखेंगे एंड इज इक्वल टू S। और 0.1 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -1 हो जाएगा, और 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो S क्या आ जाएगा यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर -9, ये इसका आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा सेकेंड, और ये मोलर। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो आपका 23 इसका आंसर होगा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रखा है कि नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड Cu1.8S is formed due to incorporation of Cu2 plus ion. In the lattice, what is the mole percentage of copper ion present in the compound? तो देखिए आपको पता है कि जो नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं इस प्रकार के, तो ये उन्हीं के थ्रू फॉर्म होते हैं जहां पर मेटल आयन जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। तो आपको पता है कॉपर की 2 वैलेंसी है, +1 एंड +2। तो इस Cu1.8S में Cu+1 एंड Cu+2 दोनों ही प्रेजेंट हैं, दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो Cu1.8S के अंदर यहाँ पे कॉपर +1 का भी चार्ज है और कॉपर +2 का भी चार्ज है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि व्हाट इज मोल परसेंटेज ऑफ कॉपर आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग करें क्या कि इसके पूरे 1 मोल कंपाउंड में हमने मान लिया Cu2+ का मोल X है। 1 मोल पूरे कंपाउंड में Cu2+ का मोल कितना मान लिया हमने, X। तो लेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu2+ इन 1 मोल कंपाउंड इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, X ले लिया। तो हमारा Cu+1 कितना हो जाएगा, तो टोटल Cu कितना 1.8 है ना, तो जो हमारा Cu+1 होगा उसके मोल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, Cu+1 के ये हो जाएंगे 1.8 माइनस X मोल। क्लियर, इतने मोल हो जाएंगे, 1.8 माइनस X मोल हो जाएगा। अब किसी ऐसे कंपाउंड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि चूंकि सॉल्ट है ये, और सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम इज इक्वल टू 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया जाएगा। तो सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन है, कॉपर है, और नेगेटिवली चार्ज कौन है, सल्फर है। तो यहां पे रख देते हैं हम लोग। तो देखिए Cu+1 तो और +2, तो +2 के कितने मोल आपको दिख रहे हैं, X, तो इसका चार्ज इंटू इसके मोल, तो 2X। 2 कहां से आया, कॉपर पे +2 का चार्ज था इंटू उसके नंबर ऑफ मोल, प्लस कॉपर +1 पे चार्ज 1 है और इसके मोल कितने 1.8 माइनस X। माइनस क्यों, क्योंकि सल्फर पे -2 का चार्ज है ना, और एक सल्फर है, तो -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें कैसे करना है, देखिए 2X प्लस 1.8 माइनस X -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको और इसको माइनस कर दीजिए,
तो 2x में से x गया x, और ये कितना हो जाएगा 1.8 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। इट मीन्स Cu2 प्लस के यहाँ पे कितने मोल है, क्योंकि आपने x जो लिया था वो Cu2 प्लस का मोल लिया था। तो यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया 0.2 मोल। क्लियर। बट यहाँ पे क्वेश्चन मोल परसेंटेज पूछा है, तो मोल परसेंटेज हम किस प्रकार से निकाल लेंगे, जिसके निकालने उसके मोल अपॉन टोटल मोल, अपॉन क्या टोटल मोल इंटू 100। तो निकालना 0.2 है और टोटल मोल कितना हमारे पास 1.8 है कॉपर का, क्योंकि कॉपर का ही निकालना था ना, मोल परसेंटेज ऑफ कॉपर आयन निकालना था। तो कॉपर के कितने मोल है 1.8, तो 0.2 अपॉन 1.8 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.11%। तो ये आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर 11.11%। देखिए क्वेश्चन है 25, बोलता है कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द वैन डर वाल इक्वेशन इज फाइनली रिड्यूस या सिंप्लीफाइड टू। तो आपको पता है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैसेस होती है वो आइडियल की तरह बिहेव करती है। रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह जो बिहेव करती है वो इसी कंडीशन पे करती हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस इक्वेशन का क्या फार्मूला हो जाता है, गैस इक्वेशन का लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि रियल गैसेस जो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं। इतने कम प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जो यहाँ पर A यानी वैन डर वाल कांस्टेंट और जो B वैन डर वाल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है। पढ़ाई होगा आपने, तो A और B की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, इसलिए इसके A और B को वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आंसर आ जाएगा फोर्थ, यानी PV इज इक्वल टू RT। ये है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन है 26, बोल रखा है कि Zn एंड HCl रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, और क्वेश्चन में 0.3 मोल जिंक को ऐड कर रहा है 0.52 मोल ऑफ HCl में, और बोल रखा है कि हाइड्रोजन कितनी बनेगी। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक और था, उसमें बात हुई, हमने बताया था कि जब रिएक्टेंट साइड में एक से ज़्यादा कंपोनेंट का अमाउंट प्रोवाइड कर देता है और प्रोडक्ट आपसे पूछता है कि कितना बनेगा, तो उस केस में आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जिंक है और HCl रिएक्टेंट साइड, दोनों का ही आपको यहाँ पर मोल गिवन है, और हाइड्रोजन जो कि प्रोडक्ट है उसका आपसे पूछ रखा है अमाउंट। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट लगाइए। तो रिएक्शन पहले लिखे हम लोग, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, पहले बैलेंस जरूर आप चेक कर लेंगे, तो है बैलेंस है फिलहाल। तो आइए विद रिस्पेक्ट टू जिंक की बात करें, तो इस रिएक्शन में देखिए 1 मोल जिंक 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें कितना जिंक दे रखा है 0.3 मोल, तो 0.3 मोल जो जिंक होगा वो 0.3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अब आइए विद रिस्पेक्ट टू HCl देखते हैं। तो HCl अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे कितना HCl आपको गिवन है 0.52 मोल। तो 0.52 मोल HCl कितना प्रोड्यूस करेगा 1/2 इंटू 0.52। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.26 मोल हाइड्रोजन गैस। अब बात आई कि इसमें लिमिटिंग कौन है, तो लिमिटिंग कौन है, जिससे कम प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पे HCl के थ्रू 0.26 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, और जिंक के थ्रू जो बन रहा है वो 0.3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। तो ऑफ कोर्स इससे कम प्रोडक्ट बन रहा है, तो HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को डिसाइड करता है और खुद पूरी तरह से कंज्यूम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.26 मोल हाइड्रोजन। तो आंसर इसमें देखिए हो जाएगा फोर्थ। क्लियर। देखिए क्वेश्चन है 27, बोल रखा कि इन रिएक्शन डाइक्रोमेट आयन इज रिड्यूस टू क्रोमियम आयन। बोलता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 m पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन इक्विवेलेंट पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर को ही हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं।
नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यही पूछा है कि इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मेलिटी की बात ही जानना चाह रहा है, तो नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में पूछा गया है। और दूसरी बात, आप सोल्यूशन ऑप्शन देख करके भी समझ में आ जाएगा, सबके आगे एन लिखा है तो नॉर्मेलिटी। अब आपको मोलैरिटी दे रखी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की और नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो सिंपल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी हो गया 0.1। अब एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका भी बताया था कि डाइक्रोमेट Cr2O7-2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 है और यहाँ पे क्रोमियम आयन कितना +3 हो गया, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ये कितना हो जाएगा 3, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से माइनस कर दीजिए तो 3 आ गया। और अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर पूरे 1 मोल का निकलता है, तो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम के कितने एटम आपको दिख रहे हैं, 2, तो एक एटम का चेंज 3 है, तो 2 एटम का चेंज कितना होगा, 3 × 2 दैट इज 6। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया, तो 0.1 × 6, तो आंसर आ गया 0.6 n, ये आंसर हो जाएगा और आंसर यहाँ पर होगा सेकेंड। समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। फार्मूला लगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रखा है गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी एंड 5 मोल ऑफ सी एंड 10 मोल ऑफ डी इज कंटेन्ड इन अ वेसल। एक वेसल के अंदर ए बी सी डी है, मतलब गैसेस हैं और इनके ये मोल्स आपको गिवन है। बोला एज्यूमिंग दैट गैसेस आर आइडियल एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज 1.5 atm। तो टोटल प्रेशर इसी सी का पूछा है, यानी क्वेश्चन के अंदर पार्शियल प्रेशर सी का गिवन है एंड उसका टोटल प्रेशर आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर है उसी का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर सी का 1.5 है, तो आप मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रेशर फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन सी का निकालना वो आपको आता है, जिसके निकालने उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो सी के नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है, देखिए आप 5 मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल कर लीजिए। तो क्या कह दिया, 2 मोल ए दिया है, 3 मोल बी दिया है, 5 मोल सी दिया है एंड 10 मोल डी दिया है। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10 10 10 20। तो 5/20 का मतलब कितना हुआ, 1/4, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है, 1.5 और मोल फ्रैक्शन हो गया 1/4। तो 1.5 × 4 दैट इज 6 atm। तो 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर का आंसर। समझ में आया, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, आंसर नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बोल रखा है कि फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और K1 K2 और K3 ये आपको गिवन है। तो बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल अमोनिया बाय ऑक्सीजन टू गिव NO इज, यानी ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे 2 मोल अमोनिया जो कि ऑक्सीडाइज होगा किससे, ऑक्सीजन से, तो जो NO फॉर्म करेगा तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये पूछा है। तो एक बार आप एक काम करो कि K1 लिख दो आप, तो K1 क्या होगा, देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, NH3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। नेक्स्ट आ जाइए K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। सिमिलरली K3 क्या होगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ H3O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू O2 की पावर हाफ। और पूछा किसके लिए है, कि बोल रखा कि 2 मोल अमोनिया को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो 2 मोल अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, तो क्या बन रहा है, NO बन रहा है और H2O बनेगा। NO प्लस H2O बैलेंस करना कंपलसरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंपलसरी होता है बैलेंस करना। तो देखिए 2NH3, तो यहाँ पे तो पहले 2NO कर लीजिए आप, और हाइड्रोजन 2 3 6 है, तो यहाँ 3H2O कर लीजिए। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 और 3 5, और इधर 2 है, तो इधर आप क्या कर लेंगे 5/2।
जी। तो ये हो गया K4। अगर आप इसको लिख दें तो K4 क्या होगा, NO के कंसंट्रेशन का स्क्वायर H2O के कंसंट्रेशन का क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर और ये O2 के कंसंट्रेशन के पावर 5/2। ये इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, K1 को इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, K2 को इक्वेशन सेकंड कह दिया, K3 के लिए इक्वेशन थर्ड कह दिया एंड इसके लिए K4 कह दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को 4 के साथ कंपेयर करो। देखो कंपेयर कैसे करोगे वो भी समझ लो। यहाँ NO का स्क्वायर ऊपर है तो NO कहाँ पर प्रेजेंट है, K2 में, और K2 ऊपर ही है तो K2 आप ऊपर ही रखो, यानी K2 यानी K4 इज इक्वल टू K2। समझ नहीं आया क्या भाई, यहाँ पर ऊपर है ना NO स्क्वायर, अगर 1/K2 करोगे तब तो ये नीचे आ जाएगा NO का स्क्वायर। आपको तो यहाँ NO का स्क्वायर ऊपर रखना है तो आप K2 रखो, केवल 1/K2 करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए H2O किस इक्वेशन में, K3 में, और H2O यहाँ पर भी ऊपर है, H3O नहीं होगा, सॉरी H2O होगा। तो H2O यहाँ पर भी कहाँ ऊपर है, यहाँ पर भी हमने H3O लिख दिया, H2O ही होगा। तो यहाँ भी देखिए H2O क्या है, ऊपर है, और यहाँ पर भी H2O ऊपर है। अंतर क्या है कि यहाँ H2O की पावर 1 है और यहाँ H2O की पावर 3 है। तो आप इसका क्यूब कर लो, क्यूब करोगे तो यहाँ पर भी दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो K2 इंटू K3 का क्यूब, क्यूब क्यों किया समझ में आपको, क्योंकि यहाँ H2O की पावर 3 है और यहाँ पे जहाँ पे H2O है K3 में वहाँ पर H2O की पावर 1 है। तो जब क्यूब इधर का करोगे तो इधर का भी क्यूब होगा, तो K3 का क्यूब हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया किस रिएक्शन में, K1 वाले में। तो अमोनिया का स्क्वायर है पहली बात, तो यहाँ पर भी अमोनिया का स्क्वायर है, बट यहाँ पर अमोनिया का स्क्वायर ऊपर है और आपको नीचे चाहिए, तो क्या कर लो 1/K1 कर लो, यानी 1/K1 करने का मतलब K1 नीचे आ जाएगा। ये K4 का रिलेशन तैयार है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कंपेयर करके यहाँ पे करना होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो गया 4। देखिए क्वेश्चन है 33, बोलता है कि रिएक्शन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड। ठीक, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मोस्ट एप्लीकेबल। तो हमको ये बात पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अपना क्या बनता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, जहाँ पे डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड W हो जाएगा वर्क डन। और W का फार्मूला क्या होता है, P डेल्टा V, और P डेल्टा V किसके इक्वल होगा, डेल्टा nRT के, और डेल्टा nRT यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में डेल्टा ये NGRT है। G का मतलब गैस स्टेट, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन गैस स्टेट। तो ये डेल्टा NG है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन गैसियस स्टेट ओनली, गैसियस स्टेट ओनली। तो ये हो जाएगा डेल्टा NG, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन गैसियस स्टेट ओनली। क्लियर। अब डेल्टा NG तो उसने खुद ही बोल दिया कि जब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और डेल्टा NG की वैल्यू अगर 0 हो गई तो डेल्टा nRT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर हमारा बन रहा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT, ये फैक्टर हो जाएगा 0। तो इट मीन्स डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसका बनेगा, यानी थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट एप्लीकेबल इक्वेशन होगी जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे लिक्विड स्टेट में पाए जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो जाएगा थर्ड। 34 बोलता है वाइड स्पेस इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपको पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब सिंपल क्यूबिक हुआ, और हमको वहां पे स्पेस फाइंड करना, वॉइड स्पेस। तो हम क्या कर ले, वहां की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ले, और पैकिंग एफिशिएंसी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आप जरूरत नहीं कि आप पूरा कैलकुलेट करें, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो कितनी होती है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, 52.4% होती है किसकी, सिंपल क्यूबिक की। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर 52.4% है तो वॉइड कितने होंगे, तो टोटल 100 में से आप इसको माइनस कर लीजिए, तो वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा, वॉइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस 100
-52.4, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 47.6। अब 47.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 48%। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहां पर क्या होगा 1 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन बोल रखा है कि SO2 को जब हम SO3 में ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो SO3 की यील्ड कब मैक्सिमम होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर ली चैटलर प्रिंसिपल लगाएंगे, क्योंकि SO2 SO3 में जब ऑक्सीडाइज होता है तो इनके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और दे मेंटेन द इक्विलिब्रियम, एंड एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन वी अप्लाई द ली चैटलर प्रिंसिपल। देन SO2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल रिएक्शन SO3। तो देखिए ये गैस है, ये गैस है एंड ये गैस है। अब यहाँ पे अगर हम ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, SO3 का प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा। तो देखिए, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात प्रेशर को समझते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हो भी कौन सा नंबर ऑफ मोल, गैसियस नंबर ऑफ मोल, नॉट एनी अदर स्टेट नंबर ऑफ मोल। क्लियर। तो गैसियस SO2, O2 एंड SO3 all exist in gaseous state, so we can take only number of mole of gaseous state, so we can take all number of moles। तो SO2 एंड हाफ O2, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हो गए 1.5, यानी कितना हो गया ये यहाँ पर 1 इतना हो गया, यानी 3/2 मोल हो गया। ठीक है, कितना हो गए 3/2 मोल हो गए। एंड प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल है 1 मोल है। तो अगर आप प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, सॉरी कम होते हैं। तो कम होते हैं तो यानी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर। अपवर्ड साइन पता आपको इंक्रीजिंग का है, डाउनवर्ड साइन डिक्रीजिंग का, ये पता होगा आपको। ठीक, तो यानी प्रेशर का तो ये कंडीशन हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब चलेगा जब प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे। सेकंड आ जाइए। सेकंड हमारे पास हम लोग वॉल्यूम फैक्टर लेते हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी जो प्रेशर की बात थी तो वॉल्यूम में उसकी रिवर्स बात होगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलती है जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। यानी वॉल्यूम यहाँ पे क्या होना चाहिए, SO3 की मोर यील्डिंग के लिए कम होना चाहिए। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, समझ में आ गया। ये हम लोग किसकी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मोर यील्डिंग ऑफ SO3, यानी प्रोडक्ट की मोर यील्डिंग के लिए कंडीशन है, यानी वॉल्यूम कम होना चाहिए। थर्ड, टेम्परेचर की बात देखते हैं। तो रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक। और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर शुड बी लेस। तो ये कंडीशन है कि प्रेशर शुड बी हाई, वॉल्यूम शुड बी लेस एंड टेम्परेचर शुड बी लेस। तो देखते हैं जरा हम लोग, टेम्परेचर शुड बी हाई, नहीं ये तो गलत है, प्रेशर कांस्टेंट पॉसिबल नहीं, टेम्परेचर शुड बी लेस एंड प्रेशर शुड बी हाई। तो दिस वन इज बेस्ट आंसर। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी हाई, नो, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी लो, ये भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 इज 2। देखिए क्वेश्चन है 37, बोलता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ 0.004 m सोडियम सल्फेट एंड 0.01 m ग्लूकोज आर आइसोटोनिक, द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। अब सोडियम सल्फेट और ग्लूकोज आर आइसोटोनिक टू ईच अदर, बट सोडियम सल्फेट इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो in case of electrolyte, formula of osmotic pressure is equal to ICRT, whereas in case of non-electrolyte the formula of pi is equal to CRT. In case of non-electrolyte the value of I is equal to 1, so the formula is equal to CRT. So we can put the formula of
Na2SO4, the formula of pi in case of Na2SO4 and the formula of pi in case of glucose. तो pi of Na2SO4 is equal to pi of glucose because they are isotonic to each other. And here formula is equal to ICRT and here is equal to CRT. R and T कैंसिल होगा क्योंकि R गैस कांस्टेंट है एंड T टेम्परेचर है. जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट होता है. क्लियर? तो RT RT यहां पर कैंसिल हो जाएगा. अब ये आ गया I C इज इक्वल टू C. तो I क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर, ये हमें निकालना है. C कितना हो गया? 0.004 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -3. क्लियर? एंड 0.01 m ग्लूकोज है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 इंटू 10 की पावर -2. तो I निकाल लेते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -3. तो -3 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10/4. तो I कितना आ गया? 10/4 दैट इज 2.5. ये आ गया I. बट हमें तो क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो Na2SO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो डिसोसिएशन होगा ही होगा. यहाँ पर है तो वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन प्लस सल्फेट आयन. अब यहाँ पर आप इसको क्या कर लेंगे? 2 मोल सोडियम आयन ले लेंगे. ठीक है? अब ये देखना है कि अगर I की वैल्यू इतनी आ रही है तो ये कितना डिसोसिएट कर रहा है. ठीक है? तो कैसे करेंगे? इसका 1 ले लिया, इसका 0 मोल ले लिया. मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Na2SO4 का अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा एंड ये अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा. तो टोटल मोल तो यानी हम लोग I डायरेक्ट निकाल दे. एबनॉर्मल मोल अपॉन नॉर्मल मोल. एबनॉर्मल मोल कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा. और नॉर्मल मोल कितना जो आप इनिशियली लेके चले हैं दैट इज 1. तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 प्लस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू द I. एंड द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 2.5. तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर. तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा हमारा आया और I की वैल्यू 2.5 है तो 1 प्लस 2 अल्फा. तो 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा दैट इज 1.5 इज इक्वल टू 2 अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल टू 1.5/2 दैट इज 0.75. तो परसेंटेज ऑफ अल्फा हो जाएगा 0.75 इंटू 100 दैट इज 75%. ये हो गया अल्फा. तो आंसर कितना आ जाएगा परसेंटेज ऑफ अल्फा का? सेकंड आंसर आएगा 75% जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा. परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4. देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स फिल्ड विद मॉल्टन कॉपर नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली. यानी दो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक में कॉपर नाइट्रेट फील्ड है और एक में एल्यूमिनियम नाइट्रेट फील्ड है और इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. समझ में आ गया? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है और इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट किया गया है. तो किसी भी दो सेल या दो से अधिक सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में कनेक्ट करने से चार्ज सेम होता है. क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है. तो देखिए फार्मूला क्या हमारे फैराडे लॉ के हिसाब से W इज इक्वल टू ZQ. W इज इक्वल टू ZQ. ये पढ़ा आपने फैराडे का फर्स्ट लॉ. अब जब आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा? चार्ज सेम होगा. तो चार्ज का फार्मूला क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू W/Z. तो सीरीज में कनेक्ट है तो इसलिए चार्ज सेम होगा. तो चार्ज ऑफ यानी Q ऑफ कॉपर नाइट्रेट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर सेम. तो दोनों के चार्ज सेम है तो हमने इक्वल कर दिया. तो चार्ज सेम है तो चार्ज का फार्मूला क्या हुआ? W/Z हुआ. यानी W1 इसका और Z1 ठीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2/Z2. अब Z क्या होता है आपको पता है? E/F इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे कांस्टेंट. तो W1 Z1 यानी E1 इंटू F ऊपर चला गया तो W2 अपॉन E2 इंटू F. ये F कैंसिल है क्योंकि फैराडे तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी. तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2. और W/E को आप ग्राम इक्विवेलेंट कहते हो, इसीलिए आप ये कह सकते हो 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं
तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये कैसे हुआ वो मैंने यहाँ बता दिया आपको कि सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए चार्ज उनके सेम है, और चार्ज अगर सेम यहाँ पर हो गए तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट भी बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम ये इक्वल होगा। तो हम बस सिंपल क्वेश्चन अब कर लें। यहाँ पर हमसे किसका, कॉपर का वेट पूछा और एल्यूमिनियम का बता रखा है कि 2.7 ग्राम है, तो निकाल लिया हमने। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, क्योंकि मेटल डिपॉजिट और मेटल डिपॉजिट की बात कर रहा है वो, तो मेटल के केस में मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो इसका वेट कितना दिया, 2.7 ग्राम, और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, एटॉमिक मास 27 दिया हुआ है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो 27/3 यानी 9 आ गया। इसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर निकाल लीजिए, इसका वेट आपको निकालना और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मोलर मास सॉरी एटॉमिक मास 63.5, और वैलेंसी कॉपर की यहाँ पे देखो कितनी है, 2 है ना, 2 है तो डिवाइड बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, आप आंसर आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2.7 इंटू 63.5 अपॉन 9 इंटू 2, तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। ये वेट आएगा कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा W का 9.525 ग्राम। इसका मतलब कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, इतना 9.525 ग्राम। समझ में आया क्वेश्चन? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 39 का सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है डेल्टा HF नॉट फॉर द H2O2 एंड H2O आर -180 एंड -286 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट विल बी द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये तो पहले भी क्वेश्चन सेट में पूछा गया है। खैर देखिए, तो 2H2O गिव्स 2H2O, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, और इसका आप हमसे पूछ रहे हैं डेल्टा H। तो यहां पर ये O2 क्या है, गैसेस स्टेट में है, तो डेल्टा H हम इसका निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या होगा, हम O2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि O2 जो है यहां पर मॉलिक्यूलर गैसेस है, और मॉलिक्यूलर गैसेस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। क्लियर? ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट में 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ H2O, और H2O की कितनी गिवन है आपको यहां पर, -286। रिएक्टेंट में आ जाइए, रिएक्टेंट में कितनी यानी H2O2 है, तो H2O2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -188 दे रखी है, और यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 है, तो 2 इंटू -188। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 16 और कितना हो जाएगा, 16 और 1 17, एंड 2 2 ज़ा 4 और 5, तो -572, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 376। इसको जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर आ जाएगा -196 किलो जूल। तो डेल्टा HF नॉट पूरी रिएक्शन का कितना हो जाएगा, -196 किलो जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोलता है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट 64 मिली MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 6.4 देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर। तो आपको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकालने का फार्मूला होगा कि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन की जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उसको डिवाइड कर दीजिए पूरे एलिमेंट की जितनी बाइंडिंग एनर्जी है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आ जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये बाइंडिंग एनर्जी आपको कितनी गिवन है, 64, और पर न्यूक्लियन यानी एक न्यूक्लियन की कितनी दे रखी है, 6.4। तो सिंपल है, तो कैलकुलेशन भी आसान है, 10, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो आ जाएंगे वो 10 आ जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 43 आंसर क्या होगा, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये रिएक्शन दी है, और यहाँ पर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 ये गिवन है एट अ पर्टिकुलर टाइम, इतना गिवन है रेट 0.025 मोलर पर सेकेंड। ये क्या है कि अपीयरेंस ऑफ Br2 का रेट आपको गिवन है,
और आपसे क्वेश्चन में पूछता है डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस एट दैट टाइम, यानी Br माइनस का आपसे जो डिसअपियरेंस का रेट पूछ रहा है और टाइम उसी टाइम पर। तो सिंपल आपको पता है, यहाँ पे आप रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे, तो हम जिसकी बात कर रहा उसी को लिखेंगे, सबको नहीं लिखेंगे। यानी इसका इसने पूछा है और इसका गिवन है, तो हम क्या लिख लेंगे 5 Br माइनस, बाकी आप पूरा लिखते रहेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 Br2। तो रेट एक्सप्रेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, -1/5 dBr माइनस अपॉन dt, ऐसे लिखा जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dBr2 का कंसेंट्रेशन बाई dt, सिंपल। और ये आपको Br2 का कंसेंट्रेशन मतलब रेट dBr2 बाई dt ये गिवन है रेट कितना 0.025। तो यहाँ पे हम क्या माइनस d Br माइनस का कंसेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3, और ये वैल्यू आपको गिवन है 0.025। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.042 मोलर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस इज 0.042 मोलर पर सेकेंड एट दैट टाइम। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, रेट कांस्टेंट K डैश ऑफ वन रिएक्शन इज डबल द रेट कांस्टेंट K डैश ऑफ अनदर रिएक्शन। इट मींस जो K डैश है वो डबल है, किसका डबल है, K डैश का। तो बोलता है इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। बहुत आसान है, आप यहाँ पे आर्इनेस इक्वेशन लगाइए, तो K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। क्वेश्चन में दिया टेम्परेचर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेट कांस्टेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, खत्म हो गई बात। तो रेट कांस्टेंट देखिए किसका ज्यादा, K डैश का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि K डैश का डबल है K डबल डैश है। तो K डैश का अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो K डैश ग्रेटर देन K डबल डैश, तो EA डैश लेस देन EA डबल डैश। इसका मतलब यहां पर आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी कम होगी उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। यानी उल्टा भी कर सकते हैं कि जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम। ये आर्इनेस इक्वेशन से ये बात हमको पता चली। तो ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का ये हमने एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू।